नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में रासो साहित्य हमारा चला हुआ है। तो रासो साहित्य में आज पार्ट 2 हम करेंगे और इसमें हम करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। ओके तो पृथ्वीराज रासो में देखिए, हम इसमें रचना काल है, पृथ्वीराज रासो जो तथ्य है, विशेष तथ्य है, उसके बारे में करेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके रचना काल को लेकर तथा इसकी प्रामाणिकता को लेकर बहुत ही विवाद है। तो वो सारे तथ्य आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहेगी पृथ्वीराज रासो के ऊपर। ओके, अब देखिए जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता का नाम चंदवरदाई है, चंदवरदाई। ओके, अब देखिए जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, चंदवरदाई के द्वारा। ओके, अब इसका काव्य रूप क्या है? काव्य रूप तो पृथ्वीराज रासो जो है प्रबंध काव्य है। ठीक है, क्या है ये? प्रबंध काव्य है। परंतु नरोत्तम दास का कहना है कि यह क्या है? मुक्तक काव्य है। ओके, नरोत्तम दास या नरोत्तम स्वामी है वैसे इनका नाम। नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक काव्य इसको कहा। ठीक है, नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा कि ये मुक्तक काव्य, ये जो है एक मुक्तक काव्य है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ये जो देखिए पृथ्वीराज रासो है, ये पिंगल शैली में लिखा गया था। पिंगल शैली। अब पिंगल शैली में क्या होता है? अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण जो है पिंगल शैली होता है। ठीक है, ओके, और ये जो है राशक शैली में भी लिखा गया है। राशक शैली में रचा गया है पृथ्वीराज रासो। ओके, अब आता है इसमें नायक कौन है? इसके नायक, तो इसके नायक हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसके नायक है। और जो पृथ्वीराज चौहान है, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे, ये हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और नायिका हो जाएगी, नायिका है संयोगिता। ओके, नायिका कौन है? संयोगिता है इसमें। अब देखिए जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसमें राजा पृथ्वीराज की शौर्य वीरता का वर्णन है, साथ में इसमें जो है पृथ्वीराज और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है वो भी है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में ये पॉइंट पे आप लोग नोट कर सकते हो साथ में। अब इसमें नेक्स्ट आता है, इसमें समय कितने हैं? समय मतलब जिसको हम पाठ बोलते हैं ना, आजकल लेसन बोलते हैं, तो उसमें इसमें इसको जो है समय कहा गया है। तो इसमें जो है 69 समय है। ठीक है, अब जो समय है ना, इनमें से कुछ समय ऐसे है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो लास्ट समय है, ठीक है, 69 जो समय है, इसकी मतलब जो वास्तविक प्रतिलिपि है ना वो नहीं है प्राप्त। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिलिपि है वो प्राप्त नहीं है, जो 69वां सर्ग है। इसका नाम है महोबा समय। महोबा समय। ठीक है, अब इसमें एक समय और है, जैसे कि 27वां जो समय है या सर्ग जिसको आप बोल सकते हैं, पर इसमें समय कहा गया है। ठीक है, 27वां समय जो है रेवा तट से संबंधित है। रेवा तट समय है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा समय माना गया है, सबसे बड़ा समय तो कनवज बद्ध है। ठीक है, कनवज बद्ध जो है सबसे बड़ा समय है, तथा पृथ्वीराज रासो का मूल कथनक भी इसको कहा गया है। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे, मूल कथनक, इसको मूल कथनक कहा गया है, इसको पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, जो कनवज बद्ध है। ठीक है, ओके, अब इसमें आता है कि छंद, इसमें कौन सा छंद जो है अधिकतर प्रयोग किया गया है? तो छप्पे छंद का इसमें अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए जो चंदवरदाई है, चंदवरदाई को छप्पयों का राजा भी कहा गया है। चंदवरदाई को छप्पे छंद का राजा
कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रवरदाई को छपे छंद का राजा कहा है शिवसिंह सेंगर ने। शिवसिंह सेंगर ने जो है चंद्रवरदाई को छपे छंद का राजा कहा है, ठीक है। तो मुख्यतः इसमें कितने छंद प्रयोग किए गए हैं? मुख्यतः इसमें जो है 68 छंद प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो छपे छंद है वो प्रमुख छंद है, इसीलिए चंद्रवरदाई को छपे छंद का जो है राजा कहा गया है, सम्राट कहा गया है। और शिवसिंह सेंगर ने इनको छपे छंद का सम्राट कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें अब देखिए जो चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को षट भाषा कहा, ठीक है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को षट भाषा कहा, ठीक है। तथा इन्होंने कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। तथा पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा चंद्रवरदाई ने, ओके। अब जो चंद्रवरदाई थे और पृथ्वीराज चौहान थे, दोनों ही बचपन के जो है सखा थे, मित्र थे, ठीक है। माना जाता है कि एक साथ मतलब इनका बचपन जो है बड़ा हुआ, ठीक है। एक साथ इनकी मृत्यु भी इनकी एक ही समय में हुई थी, ठीक है। मतलब जब युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जब युद्ध हो रहा था। अब देखिए जो तराइन का युद्ध है 1191-92 में हुआ था। तो जो तराइन का युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो प्रथम युद्ध जो था उसमें तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, परंतु दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मैक्सिमम देखिए ये जो पृथ्वीराज चौहान ग्रंथ है इसमें यही मिलेगा युद्धों के बारे में, साथ में इनकी जो प्रेम कथा है वो भी चलती है संयोगिता के साथ, ओके। अब जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसका सबसे पहले जो अध्ययन है वो ग्राउज ने किया, ठीक है। पृथ्वी राज रासो की भाषा का सबसे पहले अध्ययन ग्राउज ने किया था, ठीक है। ग्राउज द्वारा अध्ययन किया गया था, ओके। अब देखिए ये जो भाषा है ना, सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? ग्राउज द्वारा अध्ययन किया गया था, ठीक है। और परंतु ग्राउज ने इस भाषा को जो ब्रज भाषा माना हुआ था, ठीक है, कि 15वीं शताब्दी में ये जो भाषा है ये जो है कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आरसी ने क्या कहा है पृथ्वीराज रासो के बारे में? आरसी ने कहा है कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसीलिए चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि हुए। हिंदी के प्रथम कवि हुए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथ्य कहा है पृथ्वीराज रासो के बारे में। ओके अब देखिए ये जो ग्रंथ है ना पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है सबसे पहले 1800
39 ईस्वी में इसकी जो जानकारी है कर्नल डोड ने दी थी। कर्नल डोड द्वारा इसकी जानकारी सबसे पहले 1839 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, और उन्होंने इस पृथ्वीराज रासो का जो अनुवाद है संगोपमा नेम नाम से किया था। ठीक है, संगोपमा नेम नाम से प्रकाशन जो है किया था कर्नल डोड ने। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? 1839 में कर्नल डोड ने, और उन्होंने ही संगोपमा नेम से इसका प्रकाशन भी करवाया था। सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स, हमारी ये जो हिंदी साहित्य की क्लासेस है ये एलटी हिंदी के लिए, ठीक है, पीएचडी के लिए, पीएचडी हिंदी वालों के लिए, टेट वालों के लिए, नेट व सेट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ करवाया जा रहा है वो बहुत ही डीपली करवाया जा रहा है, जिस हिसाब से पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो एंड तक मेरे साथ जुड़ना, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य बिल्कुल फ्री में आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट कथन है इसमें, रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने माना कि इसका एक भाग जो है, जो अंतिम भाग है, इनके पुत्र द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, तो क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध भाग पुत्र जलहन द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, तो एक पंक्ति भी है, पुस्तक जलहन हथ चली, पुस्तक जलहन हथ चली, गज्जन नृपकाज। पुस्तक जलन हथ चली, गज्जन नृपकाज। ओके, तो ये जो पंक्ति कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस रासो साहित्य से जुड़ी है, तो पृथ्वीराज रासो से ये पंक्ति जुड़ी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट मिश्र बंधु देखिए क्या मानते हैं। मिश्र बंधु हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। ठीक है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है, तो किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, अब बच्चन कैसियन क्या कहते हैं? बच्चन सिंह ने देखिए क्या कहा है इसके बारे में। यह एक राजनैतिक महाकाव्य है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। ठीक है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी इसको कहा। ठीक है, दूसरे शब्दों में राजनीति की
महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा। ओके, पुस्तक जलन हत चली नृप गज्जन काज। ठीक है, याद रखनी ये पंक्ति, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीराज रासो का रचना काल और जो मूल रूप है ना वो बहुत ही ज्यादा विवादित है। ठीक है, अब इस पर लेकर भी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब करेंगे पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना, कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना और कुछ विद्वानों ने अप्रमाणिक माना हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे कौन कौन विद्वान है, किसने क्या माना है। ठीक है, सबसे पहले करेंगे प्रामाणिक, किसने माना, प्रामाणिक, एक कॉलम प्रमाणिक का बना दो, दूसरा अर्ध प्रमाणिक, ठीक है, और तीसरा बना दीजिए अप्रमाणिक। अप्रमाणिक किस किसने माना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमाणिक में है मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। ओके, और फिर हो जाएंगे कर्नल डोड, कर्नल डोड। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आता है अर्ध प्रमाणिक किस किसने माना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा मुनि जीन विजय, मुनि जीन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, और चौथे नंबर पर आ जाएगा दशरथ ओझा, दशरथ ओझा। तो इन्होंने अप्रमाणिक माना, सॉरी अर्ध प्रमाणिक माना। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ जाइए अप्रमाणिक किसने माना हुआ है। तो अप्रमाणिक में सबसे पहले डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तीसरे नंबर पर है गौरी शंकर, गौरी शंकर, एक मिनट बहुत बड़ा नाम है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। फिर चौथे नंबर पर है देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, पांचवें नंबर पर है कविवर श्यामल, कविवर श्यामल दास। ओके, कविवर श्यामल दास। ओके, तो यहां पर आप लोग सबसे पहले तो मोस्ट का टिक कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे टेट हो, पीएचडी हो, नेट हो या सेट हो। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में कि जो पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता को लेकर जो विद्वानों का जो विभाजन है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके ओके, अब देखिए क्या होता है, अभी तो याद हो जाएगा, फिर आप लोग क्या है एग्जाम के टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो देखिए याद करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, इन्हीं में से ना कुछ शब्द आप लोग छोटे छोटे ट्रिक टाइम में बना लो अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो मैंने किस हिसाब से रखा है इनको लर्न। अब देखिए ये तो फर्स्ट जो है ये तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रमाणिक है ये और बहुत ही मतलब सारे ही पॉपुलर नाम है। मिश्र बंधु है, श्याम सुंदर दास है, कर्नल डोड है और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे है। ठीक है, अब देखिए अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, अब इसको किस तरह से याद करना है। यहाँ पर है मुनि, यहाँ पर हजारी, यहाँ पर सुनीति है, यहाँ पर दशरथ है।
ठीक है। तो देखो इसके लिए लाइन बना दो कि मुनि ने 1000 बार सुनीति को, या सुनीता को ही बना दो आप लोग, मेरा नाम भी सुनीता है, वहीं से याद रखना आप लोग, ठीक है। मुनि ने हजारों बार सुनीता को दशरथ की कहानियां सुनाई। ओके, मुनि ने हजारों बार सुनीता को दशरथ की कहानियां सुनाई, परंतु कैसे कहानियां सुनाई? आधी आधी करके सुनाई, आधे से या अर्ध अर्ध करके, इस तरह से भी आप लोग याद करना है इसको, आधी आधी सुनाई या अर्ध सुनाई, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, मुनि ने सुनीता को हजारों कहानियां दशरथ की आधी आधी सुनाई, तो आधी से अर्ध हो जाएगा, मुनि से मुनि जीन विजय, ठीक है, हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीता से सुनीति कुमार चटर्जी, ओके, और दशरथ से दशरथ हो जाएगा, ठीक है। अब अप्रमाणिक को कैसे याद रखेंगे आप लोग? यहाँ पर देखिए बूलर है, यहाँ पर राम है, गौरी है, ठीक है, देवी है और श्याम है, ठीक है। तो देखो किस तरह याद रखना है, राम, गौरी, देवी और श्याम, राम, गौरी, देवी और श्याम बूलर से मिलने गए। ओके, राम, गौरी, देवी और श्याम बूलर से मिलने गए। ओके, तो राम से रामचंद्र शुक्ल, गौरी से क्या हो जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, और देवी से क्या हो जाएगा, मुंशी देवी प्रसाद, श्याम से कविवर श्यामल दास हो जाएगा, ठीक है, बूलर से क्या हो जाएगा, डॉक्टर बूलर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मतलब जहां पर आप लोगों को लगता है ना कंफ्यूजन हो सकता है, वहां पर आप लोगों ने कोशिश करनी कि उसको आप लोग न्यूमिक्स में ट्रिक आधार पर बनाइए। अब हर चीज, अब ये हिंदी साहित्य है, मैथ नहीं है, मैथ होता तो वहां पर आप लोगों को ट्रिक हर चीज की चल पड़नी थी, पर ये हिंदी साहित्य है, यहाँ मैं आप लोगों को हर चीज ट्रिक में नहीं करवा सकती, पर हाँ जहां पर याद नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट्स को, जहां पर कुछ चीजें कंफ्यूज क्रिएट कर रही है, हाँ उन तथ्यों को मैं आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, और एग्जाम तक एक बार पढ़ो और एग्जाम तक हमेशा आपकी याद रहे वो चीजें, ठीक है, वो गलत ना हो आप लोगों की। ओके ओके, तो यहाँ पर हो गया प्रमाणिक, अर्थ प्रमाणिक और अप्रमाणिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ना, उसको अप्रमाणिक किसने माना है? तो डॉक्टर बूलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, ठीक है। अब देखिए 1875 में, ठीक है, जैनक कृत पृथ्वीराज विजय, यहां लिखती हूं मैं इस साइड, एक मिनट, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय। अब पृथ्वीराज विजय रचना अलग है और पृथ्वीराज रासो अलग है, ठीक है। 1875 में इसकी रचना हुई थी जानक विजय की, ठीक है। तो जानक द्वारा रचित रचना पृथ्वीराज विजय की 1875 में रचना की गई थी। इसी के आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना हुआ है, और ये जो रचना है मूलतः ये संस्कृत की है, ठीक है, संस्कृत की ये रचना है। ओके, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? यह ग्रंथ पूरा का पूरा जाली है, ये पॉइंट भी लिख लो। यह ग्रंथ, शुक्ल जी कहते हैं, यह ग्रंथ पूरा की पूरा जाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो इन्होंने पूरे ग्रंथ को जाली कहा, परंतु पीछे मैंने एक आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल की कथन लिखवाया था कि उन्होंने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ये पूरा की पूरा जाली है, ठीक है। तो ये कथन याद रखने हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना, अप्रमाणिक माना या अर्ध प्रमाणिक माना?
इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर देना है। वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिया करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दिया करें कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ना, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।